हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपर्णा शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है वो है पृथ्वी का उद्गम। आज की क्लास में हम किसकी बात करेंगे कि पृथ्वी का उद्गम यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। उसमें सबसे अधिक मान्यता बिग बैंग के सिद्धांत को मिली। बिग बैंग के सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्भव एक विशाल विस्फोट से हुआ, जिसके कारण धूल, मिट्टी एवं गैस घर्षण के कारण गोल गोल घूमने लगे। इसके फलस्वरूप केंद्रीय स्थान अधिक गर्म हो गया, उससे सूर्य की उत्पत्ति हुई। साथ ही इस धूल और गैस के गोले के किनारों से धूल के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गिरे। इससे गेंद के आकार के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्भव या संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट से हुई। किससे? विशाल विस्फोट से हुई, जिसके कारण धूल, मिट्टी और जो गैस है उसमें घर्षण हुआ। घर्षण होने से क्या हुआ कि वो गोल गोल घूमने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो केंद्रीय स्थान था, जो बीच का भाग था, वो अत्यधिक गर्म हो गया। गर्म होने से सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो बिग बैंग थ्योरी में, बिग बैंग सिद्धांत में सूर्य की उत्पत्ति के बारे में ऐसा बताया गया। और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ कि जब सूर्य की उत्पत्ति हुई उसी टाइम साथ ही साथ इस धूल और गैस के गोले के किनारों से धूल के क्या हुए, बड़े बड़े टुकड़े टूट कर गिरे। इसमें गेंद के आकार के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। जो बड़े बड़े टुकड़े गेंद के आकार के गिरे उनको क्या कहा गया, ग्रह कहा गया। ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ। लगभग 4.5 गुणे 10 वर्ष पहले पृथ्वी एक विस्फोट के साथ अलग हुई, जो कि अत्यधिक गर्म सफेद रंग के गैस और धूल के समूह के रूप में थी। काफी समय बीतने के पश्चात धूल और गैस के संघनित होने से यह चट्टान में बदल गई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे बताई गई कि 4.5 गुणे 10 वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति भी एक विस्फोट के साथ ही हुई थी। कि जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, पृथ्वी का जो भाग है या पृथ्वी है वो अलग हो गई और अत्यधिक गर्म सफेद रंग के गैस और धूल के समूह के रूप में थी। कैसी थी पहले कि सफेद रंग के गैस और धूल के समूह के रूप में थी। काफी समय बीतने के पश्चात धूल और गैस के संघनित होने से यह चट्टान में बदल गई। उसके लाखों वर्षों के बाद पृथ्वी की बाहरी सतह तो ठंडी हो गई, लेकिन उसका भीतरी हिस्सा अब भी बहुत गर्म है। जब वो चट्टान के रूप में बदली तो उसमें क्या हुआ कि लाखों वर्ष के बाद उसका जो बाहरी सतह था, जो बाहरी परत थी उसकी, वो तो ठंडी हो गई, लेकिन उसका जो भीतरी हिस्सा था वो आज भी बहुत ज्यादा गर्म है। पृथ्वी के ठंडी होने से उसकी बाहरी परत सख्त हो गई और भूमि में परिवर्तित हुई। भूमि में कैसे परिवर्तित हुई कि ठंडी होने की वजह से उसकी जो बाहरी परत है वो सख्त हो गई। सख्त होने की वजह से वो भूमि में बदल गई तथा संघनित जलवाष्प से जल बना। जो संघनित जलवाष्प थी उससे क्या बन गया, जल बन गया, जिससे गड्ढे भर गए और समुद्रों का निर्माण हो गया। तो बिग बैंग थ्योरी में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझ में आया, समुद्र और गड्ढे कैसे बने ये समझ में आया। ऐसे ये सारी चीजें है कैसे, बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार है। सभी सिद्धांतों में सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत हमारा यही है। फिर हम आगे बात करेंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 मुख्य परतें पाई जाती हैं। जो पृथ्वी की संरचना है तो उसकी जो आंतरिक संरचना है उसमें कितनी परतें पाई जाती हैं, 3 परतें पाई जाती हैं। पहली कौन सी है, पहली परत है पटल या परपटी। यह सबसे बाहरी परत है। पृथ्वी की संरचना में जो पटल है वो सबसे बाहरी परत है, जो लगभग 100 किलोमीटर मोटी है। पटल की ऊपरी परत अवसादी पदार्थों से बनी है, जिसके नीचे आग्नेय व कायांतरित चट्टानें हैं।
पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो किन पदार्थों से बनी है? अवसादी पदार्थों से बनी है। और जो नीचे की परत है वो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से है तथा पटल की निचली परत बेसाल्टी व अल्ट्रा बेसाल्टी चट्टानों से है। महाद्वीपों का निर्माण सिलिका व एल्यूमिनियम से हुआ जिसे स्याल कहते हैं, जबकि महासागरों का निर्माण सिलिका व मैग्नीशियम से हुआ जिसे श्याम कहते हैं। पटल पृथ्वी के कुल आयतन की मात्र 0.5% है। तो पटल में महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे कि महाद्वीपों का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ। कैसे हुआ? सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका को किससे प्रदर्शित करते हैं? Si से, और एल्यूमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं। तो सिलिका और एल्यूमिनियम मिलकर क्या बनाए? महाद्वीपों का निर्माण किया जिसे क्या कहते हैं? स्याल कहते हैं। जबकि महासागरों का निर्माण करने के लिए कौन सी चीजें थे? सिलिका व मैग्नीशियम। कौन कौन से? सिलिका और मैग्नीशियम। उससे हमारे महासागरों का निर्माण हुआ और जिसे क्या कहते हैं? श्याम कहते हैं। पटल पृथ्वी की कुल आयतन की मात्र 0.5% है। तो पटल कितनी है? पृथ्वी के कुल आयतन की मात्र 0.5% है। अगली कौन सी है? प्रावार। अगली परत कौन सी है? प्रावार है, जिसे मेंटल कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य स्थित है। मेंटल की बाहरी परत अंशतः श्यामिक है तथा प्लास्टिक संहति की तरह व्यवहार करती है। इस परत में सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन का भारी मिश्रण है तथा निकेल भी पाया जाता है। यह परत पृथ्वी के कुल आयतन की 16% है। इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन का भारी मिश्रण तथा निकेल पाया जाता है। और अगर हम आयतन की बात करें तो यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। पहली जो हमारी परत थी पटल, वो कितनी थी? पृथ्वी के कुल आयतन की मात्र 0.5% थी। और जो प्रावार है वो कितनी है? पृथ्वी के कुल आयतन की 16% है। फिर आगे है केंद्रक या कोर। अगर तीसरी कौन सी है? केंद्रक या कोर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें हैं? 3 है। पहली है पटल, दूसरी है प्रावार और तीसरी है केंद्रक या कोर। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। कौन सी परत है? भीतरी परत है, जो 2900 से 6400 किलोमीटर की गहराई में स्थित है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। इस परत में उच्च घनत्व के भारी धातु व सिलिकेट का मिश्रण पाया जाता है। यह मुख्यतः निकेल व आयरन से बनी होती है। यह भाग गर्म एवं तरल है। यहाँ का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। फिर इस चित्र के माध्यम से हम पृथ्वी की परतों की स्थिति को समझेंगे कि कौन कौन सी कैसी है। तो ये हमारी प्रावार, कोर और परपटी की स्थिति है जो इस चित्र में दर्शाई गई है। फिर हम आगे बात करेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी में वायुमंडल का विकास। पृथ्वी पर वायुमंडल की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह प्रश्न उतना ही जटिल है जितना कि स्वयं पृथ्वी की उत्पत्ति। जलवायु शास्त्री क्रिचफील्ड के अनुसार आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व वायुमंडल अस्तित्व में आया होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्वप्रथम हीलियम तथा हाइड्रोजन जैसी अत्यधिक हल्की गैसें पृथ्वी से अलग हुई होंगी, जिससे प्राथमिक वायुमंडल का निर्माण हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि सबसे पहले हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसें, जो कि सबसे ज़्यादा हल्की थी, अत्यधिक हल्की थी, जिसकी वजह से यह पृथ्वी से सबसे पहले अलग हुई होंगी और अलग होकर प्राथमिक वायुमंडल का निर्माण किया होगा।
वर्तमान में यह प्रमाणित है कि ये दोनों गैसें वायुमंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। वर्तमान में क्या कहा जाता है कि ये जो दोनों गैसें हैं, ये वायुमंडल में सबसे अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। कालांतर में प्राथमिक वायुमंडल में निरंतर विकास व परिवर्तन होते रहे हैं तथा स्थल मंडल व जल मंडल का विकास होता गया। पृथ्वी का भार 6.6 गुणे 10 टन है तथा संपूर्ण वायुमंडल का भार 5.6 गुणे 10 टन है। अगर पृथ्वी का भार पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 6.6 गुणे 10 टन। और संपूर्ण वायुमंडल का भार पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 5.6 गुणे 10 टन। वायुमंडल का 99% भाग पृथ्वी के 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल का जो 99% भाग है वो कहाँ तक केंद्रित है? वह पृथ्वी के 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। पृथ्वी के आगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल इससे बंधा हुआ है। क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल इससे बंधा हुआ है। इससे मतलब पृथ्वी से। क्यों बंधा है? क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिस वजह से वो पृथ्वी से बंधा हुआ है। पृथ्वी में कौन सा बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। फिर आगे, वायुमंडल के ऊपरी स्तर की सीमा 10,000 किलोमीटर से प्रारंभ होती है। उपग्रहों से प्राप्त आधुनिक जानकारी के अनुसार 100 किलोमीटर के बाद हल्की गैसें अलग हो जाती हैं। पृथ्वी से 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर नाइट्रोजन परत है। उसके बाद पृथ्वी से 200 से 1100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की परत तथा 1100 से 3500 किलोमीटर तक हीलियम की परत है। इसके ऊपर हाइड्रोजन की परत है, जिसके फैलाव की ऊपरी सीमा स्पष्टतः जानकारी में नहीं है। हाइड्रोजन की जो परत है, उसके फैलाव की जो ऊपरी सीमा है वो स्पष्टतः जानकारी में नहीं है। फिर आगे बात करेंगे, वायुमंडल पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक विकिरणों से रक्षा करता है। वायुमंडल क्या करता है कि जो पृथ्वी पर आने वाली हानिकारक विकिरणें होती हैं उनसे बचाता है या रक्षा करता है। इस प्रकार यह ग्रीन हाउस प्रभाव की तरह कार्य करता है। साथ ही वायुमंडल में प्रतिरोधात्मक शक्ति होने के कारण अंतरिक्ष से आने वाले आकाशीय उल्कापिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? फिर हम आगे बात करेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि कोई 15 से 20 खरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा 4.5 खरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस समय पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। वायुमंडल में सबसे प्रारंभ में कौन सी गैसें थी? वायुमंडल में सबसे प्रारंभ में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें थी। जलीय वाष्प भी वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी, लेकिन मुक्त ऑक्सीजन न होने के कारण जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसमें क्या कहा गया है कि जलीय वाष्प भी वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी, लेकिन जीवन क्यों नहीं था? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मुक्त ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में न होने के कारण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जलवायु में संघनन की क्रिया होने से वह जल में परिवर्तित हुई। इससे वर्षा होकर जलाशयों का निर्माण हुआ और पानी में जीवन के अणु उत्पन्न हुए। इनसे ही आगे चलकर जीवाणुओं का विकास हुआ। ये जीवाणु ही सबसे आदिम व सबसे सरल जीव थे। जीवाश्मीय प्रमाणों के आधार पर जीवाणुओं की उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी गई है। कालांतर में का मतलब लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, 2 अरब वर्ष पूर्व की बात है। विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं में से किसी एक में क्लोरोफिल नामक वर्णक का विकास हुआ और ये क्लोरोफिल युक्त जीवाणु जल व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते थे।
इस प्रकार ऑक्सीजन वायुमंडल में एकत्रित होना शुरू हुई और एक समय पर इसकी मात्रा वायुमंडल में 21% हो गई। समय बीतने के साथ जीवाणुओं से प्रोटिस्ट यानी कि प्रजीन विकसित हुए। जीवाणु और प्रोटिस्ट दोनों एक कोष की जीव हैं। जीवाणु और प्रोटिस्ट क्या है? दोनों एक कोष की जीव हैं। उसके बाद बहुकोषकीय फफूंदों का उद्भव हुआ। फफूंद क्या है? बहुकोषकीय है। जीवाणु और प्रोटिस्ट क्या है? एक कोषकीय है। फिर आगे है, बाद में पौधे व जंतुओं का विकास हुआ। पहले किसका विकास हुआ? पहले विकास हुआ जीवाणुओं व प्रोटिस्ट का, जो कि एक कोषकीय थे। उसके बाद विकास हुआ फफूंदों का, जो बहुकोषकीय थे। फिर उसके बाद विकास होता है पौधों एवं जंतुओं का। वर्तमान में जीवधारियों में 5 जगत सम्मिलित हैं। वर्तमान में जीवधारियों में कितने जगत सम्मिलित हैं? 5। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टम, फफूंद, प्लांटी और एनिमेलिया। वर्तमान में जीवधारियों में कितने जगत हैं? 5 जगत सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं वो 5? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फफूंद, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।